ओके, हेलो एवरीवन। ये सिलेबस में क्यों डाउट आ रहा है बच्चे? देखो, ये यहाँ से ऊपर का हमने कहाँ से स्टार्ट किया, तुम वहीं से देखा करो ना। ये मैंने तुमको ऊपर वो दूसरी वीडियो थी जिससे मैंने बताया था, उसमें क्या हो रहा है कि ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। ऑल्दो कि वे ऑफ एक्सप्लेनेशन थोड़ा उसमें अच्छा हो जाता है, बट मैंने जो फील किया ना, बहुत लो ऑडियो रहता है। और मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं स्लो बोल रही थी, मैं अच्छा खासा तेज बोल रही थी जैसे अभी बोल रही हूँ, बट स्टिल उसमें ऑडियो लो ही रहती है। तो लेट मी शो यू कि कहाँ से करना है कहाँ से नहीं करना है। देखो, ये जो है ये ना टॉपिक है आपका 2.3, डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ये आपका इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है। इससे ऊपर का जो भी है ना सब डिलीट करो, ठीक है, सब पे क्रॉस लगाओ। वो इस टॉपिक से ऊपर जो भी टॉपिक आए हैं वो कोई भी सिलेबस में नहीं है, ठीक है, सब पे क्रॉस लगा दीजिए आप। यहाँ से आपने स्टार्ट करना डेवलपमेंट लीडिंग टू दी बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। नाउ हमारा जो आज का टॉपिक है वो मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। हमें पढ़ना है बोहर का मॉडल, ठीक है। हमने क्या किया था लास्ट टाइम? एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रा आई थिंक हमने कर चुके हैं। कहाँ गया वो? ये तो नहीं है, आगे होगा। हाँ, एब्जॉर्प्शन एमिशन कर लिया। यस यस यस। और हमने वो सीरीज पढ़ ली थी, है ना, बाल्मर, लीमन बाल्मर पार्शन ब्रैकेट फंड, ठीक है। ओके, अभी देखना बोहर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम। तो बोहर ने कुछ मॉडल, जो मॉडल प्रपोज किया है हाइड्रोजन एटम के लिए किया था, और उन्होंने क्या कहा था इस मॉडल में, वो मेन बात ये है। पहली बात रखना कि बोहर कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है कि हाइड्रोजन एटम है, उन्होंने हाइड्रोजन एटम के लिए दिया है अपना एटॉमिक मॉडल जो दिया था, वो किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करते हैं। स्टेशनरी समझते हो ना? स्टेशन मतलब जो जिसकी पोजीशन फिक्स हो, ठीक है, जो मूव नहीं कर रही है, कहीं सिचुएटेड है पर्टिकुलर एक जगह पर, उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ओके, या फिर उसने बोला और अलाउड एनर्जी स्टेट्स, ठीक है, मतलब देयर आर सो मेनी स्टेशनरी स्टेट्स अराउंड द न्यूक्लियस, एंड जो एनर्जी स्टेट्स अलाउड है मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस हैं, ठीक है, वहां पर वो मूव करते हैं, ठीक है। और ये जो ऑर्बिट्स हैं दे आर कंसेंट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक समझते हो ना? अगर आप एक सेंटर को कॉमन लेकर डिफरेंट रेडियस के सर्कल लगाओ, है ना, आपने पढ़े होंगे कंसेंट्रिक सर्कल क्लास 10th में, तो वो आपके कंसेंट्रिक सर्कल कहलाता है। तो ये ऑर्बिट्स भी वैसी हैं, इनका सेंटर सबका सेम है। ये ऑर्बिट्स ऑलमोस्ट जो उन्होंने कहा, बोहर ने कहा कि ऑर्बिट्स जो है सर्कुलर हैं और इनका सेंटर सेम है, न्यूक्लियस को ऐसा सेंटर अज्यूम किया है। और ये जो है डिफरेंट रेडियस की हैं, और हर जो आपकी स्टेट है, स्टेशनरी स्टेट्स हैं, ऑर्बिट हैं, इनका अपना कोई एनर्जी लेवल है, ठीक है, मतलब इनकी खुद की कोई एनर्जी है। तो और इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर होंगे, ठीक है, सारे एनर्जी लेवल पर नहीं होते हैं। क्लियर? एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ऑर्बिट में, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम अ लोअर स्टेशनरी स्टेट टू हायर स्टेशनरी स्टेट व्हेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो, अब ये स्टेशनरी स्टेट को ऐसे जूम कर लो, स्टेट्स की तरह ऐसे जूम कर लो, हालांकि वो ऑर्बिट्स हैं, सर्कुलर हैं, ठीक है। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है पहली स्टेट से हायर स्टेट की तरफ, ठीक है, तो उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। लाइक अगर मुझे स्टेट्स चढ़ने हैं, है ना, तो मेरी बॉडी में अगर एनर्जी होगा तभी तो मैं चढ़ पाऊंगी, ऐसे तो मैं नहीं चढ़ सकती, है ना। क्लियर? ठीक है, तो उसको वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। मे बी वो एनर्जी क्या कर सकता है, कहीं से एब्जॉर्ब कर सकता है ना। ओके, कहीं सराउंडिंग से हीट, जो भी थर्मल हीट वगैरह प्रेजेंट होती है रूम उस टेम्परेचर पर जहां पर भी वो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। एक मिनट, कहाँ गया वो? हाँ, तो और जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाएगा तो जाहिर सी बात है वो अपनी एक एनर्जी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा। और हायर में जाने के बाद, मैंने बताया था आपको, हायर में जाने के बाद हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर स्टेट में वापस आ जाए, ठीक है। क्लियर? क्योंकि जब तक उसके पास वो ज्यादा जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, जब तक उसके पास इनफ एनर्जी रहेगा तो वो तब तक रहेगा अपना हायर एनर्जी स्टेट में। जैसे ही एनर्जी डाउन होने लगेगी तो वो वापस कहाँ चला जाएगा, अपने लोअर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। लाइक जैसे मैंने जंप किया है, मैंने जंप कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मैं हवा में कितनी देर रह सकती हूँ, है ना, कुछ फ्रैक्शन के लिए, है ना, जब तक मेरे पास वो इतना एनर्जी है कि मैं ग्रेविटेशन को अपोज कर सकूं, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, मैं सडनली वापस अपने
फ्लोर पे ही आऊंगे, है ना। तो वैसे एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है वो भी हायर स्टेट से लोअर स्टेट पर वापस आएगा, और जब वो वापस आता है वो अपनी वो कुछ एनर्जी एमिट करता है। एमिट मतलब रिलीज करता है। तो जाहिर सी बात है हायर से लोअर आने के लिए एनर्जी रिमूव करेगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, वो एक हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट आ रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको अपना एनर्जी रिमूव करना पड़ेगा। बट लोअर से हायर की तरफ जाने के लिए तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करना होगा, ठीक है क्लियर। और ये मैंने बताया था एनर्जी जो चेंज होता है, हमको ऐसा लगता है कि एनर्जी कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब या एमिट हो रही है। हमने बोला था ये कंटिन्यूसली नहीं होती, ये इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स रहती है ना। उन्होंने बताया था चंक्स की फॉर्म में एनर्जी निकलती है। प्लैंक ने चीज आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है क्लियर। अब यहाँ पर एक एंगुलर मोमेंटम का जिक्र आया है। देखो मोमेंटम आपको पता है क्या होता है ना क्लियर। मोमेंटम जो होता है वो लीनियर मोशन के लिए होता है। किसी पार्टिकल का अगर मोमेंटम चेक करते हैं तो मतलब पार्टिकल आपका लीनियर मोशन में होना चाहिए। अगर पार्टिकल आपका एंगुलर मोशन में है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में जिसमें उसका एंगल चेंज होता रहता है, तो उसका जो मोमेंटम है उसको एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आई इंटू ओमेगा। दिस इज ओमेगा। डब्ल्यू जैसा लग रहा है ना, ये ओमेगा है। आई इज योर मास ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो आई का जो वैल्यू होता है दैट इज एम आर स्क्वेयर। एम ई मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, आर इज योर रेडियस, ठीक है ओके। वेर एज ओमेगा क्या होगा बच्चे, ओमेगा होगा v अपॉन आर। वेलोसिटी को अगर आप रेडियस से डिवाइड करेंगे, ठीक है, v आपकी लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है क्लियर। तो वो आपका ओमेगा होगा। तो एंगुलर मोमेंटम को अगर आप एम वी आर की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो दैट इज योर एम आर स्क्वायर। मतलब वैल्यू पुट करो, आई की वैल्यू पुट कर दी एम आर स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी वी अपॉन आर। तो क्या फॉर्मूला आ गया एंगुलर मोमेंटम का, एम वी आर आ गया, ठीक है। तो आई थिंक सो जो लीनियर मोशन के लिए मोमेंटम होता है, हालांकि फिजिक्स का कंसेप्ट है, तो एम वी होता है लीनियर मोशन के लिए, और एंगुलर के लिए क्या वैल्यू रहेगी, एम वी आर, ठीक है क्लियर। बाकी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। मेरे ख्याल से फिजिक्स में आपके स्टार्ट भी हो गया होगा ये सब कुछ। ये तो आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा शायद, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो दूसरी बात कही, पहली बात तो आपको स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बारे में बताया, और ये बताया कि हायर से लोअर की तरफ जाते हुए एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, सॉरी उल्टा, लोअर से हायर की तरफ जाते हुए एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, और हायर से लोअर की तरफ जाते हुए एनर्जी एमिट करेगा। ये बात उसने फर्स्ट पॉइंट में बता दी। सेकंड पॉइंट में वो क्या कहता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्सॉर्ब्ड और एमिटेड when transition occurs between two stationary states that differ in energy by del E is given by, कि अगर आप उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना चाहते हैं, कौन सी रेडिएशन, या तो एब्जॉर्ब वाली या फिर एमिटेड वाली, ठीक है क्लियर। तो अगर आप उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको उन दोनों एनर्जी स्टेट के बीच का एनर्जी डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो डेल ई क्या है, दोनों स्टेट्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस, क्योंकि मैंने आपको बताया है हर स्टेट की अपनी कोई एक एनर्जी है ना। तो लोअर की कुछ और होगी, हायर की हायर एनर्जी होगी डेफिनेटली। उन दोनों के बीच में डेफिनेट सी बात है कि कोई ना कुछ एनर्जी डिफरेंस होगा। तो अगर आप उस रेडिएशन की, ठीक है, तो रेडिएशन क्या होगी समझ रहे हो ना, जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हुआ है, ठीक है, उस एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो उस रेडिएशन का अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको एनर्जी डिफरेंस पता होना चाहिए उन दोनों ऑर्बिट्स के बीच में का, जिनके बीच में ट्रांजिशन हुई है, जिनकी मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन गया है, एक ऐसा लेवल जहां से गया है और जहां पहुंचा है, दो लेवल के बीच का एनर्जी डिफरेंस पता होना चाहिए। तो न्यू जो कि फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, आप निकाल सकते हो डेली बाय एच। डेली इज योर E2 माइनस E1। E2 इज द एनर्जी ऑफ हायर स्टेट एंड E1 इज द एनर्जी ऑफ लोअर स्टेट। एच इज योर प्लैंक कांस्टेंट, आपको इसका वैल्यू बताया था मैंने 6.626 × 10⁻34। ओके, उसके बाद ये जो रूल है, एक मिनट, ये जो रूल है इसे हम बोर फ्रिक्वेंसी रूल कहते हैं, ठीक है। याद रखना 2.10 में जो इक्वेशन है इसको बोर फ्रिक्वेंसी रूल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, पता बहुतों को होता है, अगर पेपर में आ गया कि बोर फ्रिक्वेंसी रूल, अगर आपने अच्छे से ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आप सोचोगे तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ठीक है क्लियर। उसके बाद एक और चीज बोली है उसने कि जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज क्वांटाइज्ड है, ठीक है, उसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगा, ठीक है। देखो एंगुलर मोमेंटम क्या है, उन्होंने बोला कि एंगुलर मोमेंटम अभी बताया था मैंने, एम ई
m is your mass of electron into v velocity into r radius is equal to, ये हमेशा उसने बोला कि nh/2 होगा। क्या होगा? nh/2 होगा। h/2 कोई वैल्यू है, कांस्टेंट है ना, ऑब्वियस सी बात है। h इज योर प्लैंक कांस्टेंट एंड पाई इज योर आल्सो कांस्टेंट वैल्यू है 3.14 है ना, पाई का वैल्यू, या 22/7 जैसे मर्जी आप याद रख लो। तो ये जो दोनों वैल्यू h और पाई ये तो कांस्टेंट है ना, तो कह रही इस कांस्टेंट वैल्यू का ही कुछ मल्टीपल होगा, जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा वो h/2 का ही मल्टीपल होगा। मल्टीपल इन द सेंस कि n का जो वैल्यू है दैट कैन बी 1, दैट कैन बी 2, दैट कैन बी 3। तो या तो हो सकता है 1h/2 हो, या फिर 2h/2 या फिर 3h/2 या फिर 4h/2। तो ये h/2 का मल्टीपल होगा। क्वांटाइज का मतलब समझ गए ना आप, ठीक है, किसी कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीपल आपको एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पर एक और चीज बात है, इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2, ठीक है। दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स के बीच में मूव कर सकता है जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो। अब एंगुलर में ऑर्बिट से इसका फर्क पड़ेगा ना, ऑर्बिट्स आर बताया ना, रेडियस ऑफ, है ना, और रेडियस हर ऑर्बिट के लिए अलग अलग होगा। तो मतलब वो ऑर्बिट्स जिनका रेडियस ऐसा हो कि MVR का जो वैल्यू है वो h/2 का मल्टीपल आए, ठीक है, क्लियर, इसलिए वो ही ऑर्बिट्स अलाउड होंगे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर एक चीज याद रखना, ओनली सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स आर अलाउड। सभी ऑर्बिट्स अलाउड नहीं होती, जिन ऑर्बिट्स के लिए MVR की वैल्यू h/2 का कुछ इंटीग्रल मल्टीपल होगा वही ऑर्बिट्स अलाउड होंगे। मतलब वहीं पर इलेक्ट्रॉन होने की टेंडेंसी रही है, वहीं से इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरे लेवल पर जा पाएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर एक और चीज हमने याद रखनी है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स थ्योरी हाइड्रोजन एटम के लिए जो उन्होंने दी गई है, वो कहते हैं कि जो स्टेशनरी स्टेट्स हैं इलेक्ट्रॉन की, है ना, स्टेशनरी स्टेट्स क्या है, वो ऑर्बिट्स है ना, वो आर नंबर्ड एज n इज इक्वल टू 1, 2, 3। These integral numbers are known as principal quantum number, ठीक है। तो उन्होंने देखो ऑर्बिट्स को पहली जो ऑर्बिट है n, उन्होंने क्या किस चीज के लिए यूज किया है कि नंबर बताएगा कौन सी ऑर्बिट है। न्यूक्लियस के बाद से ऑर्बिट स्टार्ट है ना, न्यूक्लियस को एज सच, न्यूक्लियस में जो सेंटर पॉइंट है वहां उसको सेंटर कंसिडर करके डिफरेंट रेडियस की ऑर्बिट्स ड्रॉ करी हैं, ठीक है। तो जो पहली ऑर्बिट होगी, जो न्यूक्लियस की सबसे पहली वाली पास वाली होगी, तो उसके लिए n का वैल्यू 1 होगा, और जो सेकंड होगी फर्स्ट वाली से ऊपर वाली होगी उसके लिए n का वैल्यू 2 होगा, और थर्ड वाले के लिए n का वैल्यू 3 होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये जो नंबर है, मतलब n जो नंबर है जो कि आपको ये बताता है कि कौन से नंबर की ऑर्बिट है, ठीक है, n क्या बताएगा कौन से नंबर की ऑर्बिट है। इस n को हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, याद रखना। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है? आपको ऑर्बिट बताएगा, कौन सी ऑर्बिट है, फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद उन्होंने एक और बात कही कि जो रेडियाई है, रेडियस है स्टेशनरी स्टेट्स की, पता है ना, स्टेशनरी स्टेट्स बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, ऑर्बिट्स की बात कर रहा है, जो उनकी रेडियस होगी वो क्या होगा, Rn इज इक्वल टू n² a0। देखो n पता है ना, n वही है आपका, n इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। n क्या बताएगा, कौन सी ऑर्बिट है। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट हुई तो R1 हो गया, है ना, R1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर इंटू a0, है ना, और अगर n अगर सेकेंड ऑर्बिट है तो n क्या हो जाएगा, 2 होगा, तो R2 विल बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू a0, है ना। तो बहुत इजी है, और a0 का जो वैल्यू है दैट इज फिक्स, दैट इज 52.9 पिकोमीटर। पिकोमीटर याद है ना, 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। नैनो होता है 10⁻⁻9, वो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बोला था, ये पता होना चाहिए, ये यूनिट्स बहुत यूज होती हैं, ठीक है। तो ये जो रेडियस है, सॉरी फर्स्ट a0, हाँ आपकी वैल्यू 52.9 मीटर है। तो फर्स्ट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, देखो फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस के लिए आप n को पुट करोगे 1, ठीक है, n को क्या पुट करोगे 1, तो R1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू योर a0, है ना, क्योंकि n का वैल्यू तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर
1, तो 1a0 है ना, तो मतलब r1 is equal to a0 है ना for first orbit. Then it means your radius will be equal to 52.9 picometer for first orbit. ठीक है, तो पहली ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो 52.9 पिकोमीटर होगा. ठीक है, तो इसको जो पहली ऑर्बिट है इसको हमने बोहर ऑर्बिट भी कहा जाता है. ठीक है, क्लियर. उसके बाद तो आपको जाहिर सी बात है जैसे जैसे n बढ़ेगा है ना, n का वैल्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ेंगी, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, ठीक है, उनके लिए रेडियस भी बढ़ता जाएगा. ठीक है, डेफिनेट सी बात है, जो न्यूक्लियस के पास वाला ऑर्बिट होगी वो छोटा सर्कल है, जो थोड़ा थोड़ा दूर जाते जाओगे जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से, तो जो ऑर्बिट जो कि सर्कुलर फॉर्म में है उनका साइज भी बढ़ता जाएगा, तो मतलब उनकी रेडियस क्या होगी भी इंक्रीज होगी. ठीक है, क्लियर. पहली बात समझ में आ गई, उन्होंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बात करी है. दूसरा उन्होंने रेडियस निकालना बताया है आपको बोहर मॉडल ने. थर्ड वो जो बात करेगा एनर्जी की. ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के साथ जो एसोसिएटेड रहती है उसकी एनर्जी को फाइंड आउट करना. तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक रिलेशन दिया एनर्जी के लिए कि एन इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एवरीवेयर. ठीक है, इन दिस टॉपिक, क्लियर, इज इक्वल टू माइनस आर एच इज योर रिडबर्ग कांस्टेंट. आर एच क्या है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/n², 1/n². ठीक है, तो n इज योर वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो मतलब अगर आपको किसी की एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो मतलब आपको जस्ट उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता होना चाहिए, क्योंकि रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू तो फिक्स है. रिडबर्ग कांस्टेंट मतलब ऑब्वियसली कांस्टेंट वैल्यू दैट इज 2.18 into 10⁻18 जूल. ठीक है, 2.18 into 10⁻18 जूल आपके रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है. ठीक है, तो ये आपको पता है, n आपको पता होना चाहिए. जिसके भी आप एनर्जी निकालना चाहते हो तो आप वेरी इजीली, बड़ी आसानी से आप उस ऑर्बिट की एनर्जी निकाल पाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन. क्लियर. तो जैसे इन्होंने फर्स्ट के निकाल के दिखाई है आपको. ओके, फर्स्ट का तो देखो 1 ही रहेगा तो यही वैल्यू आ जाएगी. ओके, सेकंड की निकाल के दिखाइए. डोंट फॉरगेट हियर, यहाँ पे एक माइनस साइन दिया गया है. मैं अभी आपको उसको सिग्निफिकेंस बताऊंगी कि यहाँ पर माइनस साइन क्यों दिया है. ठीक है, ये माइनस साइन नहीं बोलना है और ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है. तो आप बहुत इजी है, इसमें कोई लंबा चौड़ा काम है नहीं. ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि क्या नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों नेगेटिव साइन रखा है. तो जनरली उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अज्यूम किया कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं है, दैट इज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस. ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं है, उन्होंने ऐसा मान लिया, ऐसा अज्यूम कर लिया कि सपोज कर लो कि उसका एनर्जी 0 है. बट एक्चुअल में उसका एनर्जी 0 नहीं होगा, बट हमने कैलकुलेशन करने के लिए हमें कुछ तो मानना था. अब हमें क्या पता उस फ्री इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी है ना, तो उन्होंने उसको अज्यूम कर लिया कि सपोज करो वो 0 है. ठीक है, ऑब्वियस सी बात है. तो और उसके साथ कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एसोसिएटेड होगा. आप सोचो, जो इलेक्ट्रॉन आपका बिल्कुल न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं है, उसके लिए वो कहते हैं कि n इंफिनिटी होगा. n इंफिनिटी समझते हो ना, इन्फिनिटी मतलब जिसके बारे में हमें पता ही नहीं. ठीक है, उसके लिए क्या कौन सी ऑर्बिट आएगी जहां पर इलेक्ट्रॉन, मतलब वो कौन सी ऑर्बिट होगी जहां पर जाकर इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा. देखो देखो न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज होता है. जितना पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के रहता है उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, है ना. ओके, जितना पास, एक चीज पॉजिटिवली चार्ज है, एक चीज नेगेटिवली चार्ज है, जो जितना पास रहेगा उसके, तो ऑब्वियस सी बात है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा. तो जैसे जैसे अगर इलेक्ट्रॉन दूर होता जाए, दूर होने का मतलब उसकी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ती जाए, है ना. ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन जो है आपका न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा. ठीक है, तो वो कहते हैं कि वो ऑर्बिट जहां पर वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बिल्कुल दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जिस ऑर्बिट में जाकर इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस का जो इन्फ्लुएंस है उस इलेक्ट्रॉन पर वो एकदम खत्म हो जाएगा, वो ऑर्बिट उन्होंने बोला है कि इंफिनिटी होगी. ठीक है, n इज इक्वल टू इंफिनिटी. और उस सिचुएशन में उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम, क्योंकि ये सारा मॉडल हाइड्रोजन एटम के लिए है. अगर हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से निकल गया है, इसका मतलब वो कैसा है, वो आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम है. समझ रहे हो ना आप. आयनाइज्ड क्या होता है बच्चे, H पॉजिटिव जैसे है, तो मतलब क्या हुआ H पॉजिटिव. एक मिनट होल्ड कर,
थोड़ा 2 मिनट रुको। हेलो। तो जो आयन H पॉजिटिव मतलब उसका इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया है ना, उसका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, फ्री हो गया है, वो न्यूक्लियस कॉन्फ्रेंस में नहीं रहा है, इसलिए उसको हमने आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम कहा है। ठीक है, क्लियर। तो ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, इट मीन्स दैट कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू जो इलेक्ट्रॉन एटम न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में ऑर्बिट्स में बाउंडेड है, मतलब ऑर्बिट्स में घूम रहा है। जाहिर सी बात है ना, एक जो चीज बाउंडेड है और एक जो चीज फ्री है, किसके पास ज्यादा एनर्जी होगा? ऑब्वियस सी बात है, जो फ्री है वो कहीं भी मूव कर सकता है, कैसे भी मूव कर सकता है। ठीक है, बट जो बाउंडेड है, जो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्रेजेंट है, उसके पास डेफिनेटली उस फ्री इलेक्ट्रॉन से एनर्जी कम होगा। ठीक है, तो इसलिए उसको तो जीरो मान लिया, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको जीरो मान लिया, और जो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है उसको हमने नेगेटिव दिया है, उसको हमने नेगेटिव साइन दिया है। क्लियर? उसके बाद देखो, ये समझ में आ गया कि नेगेटिव क्यों रखा। अब हम करेंगे कुछ और। यस, देखो, तो यहाँ पर एक चीज और बताई है उन्होंने। अभी देखो, ये हाइड्रोजन एटम के लिए था, रिलेशन जो था हाइड्रोजन एटम के लिए था। अभी ये जो है उन्होंने फर्दर इसको थोड़ा सा उन आयंस के लिए एक्सटेंड किया है, अप्लाई किया जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो। मतलब ये जो उनका मॉडल है वो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर ही एप्लीकेबल होगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन कैसे बनाएंगे? देखो, हाइड्रोजन के पास तो ऑटोमेटिकली 1 इलेक्ट्रॉन है। हाँ जी सर। कैसे मतलब? अच्छा अच्छा, ठीक है, देखती हूँ सर, 1 मिनट। तो ये जो मतलब सिंगल हाइड्रोजन तो आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना? और उन्होंने बोला है कि कहाँ मांगी है, मतलब दिख ही नहीं रही है। अच्छा, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है बाकी एटम्स को? तो उन्होंने देखो ये लिया, हीलियम पॉजिटिव, लिथियम +2, बेरिलियम +3। देखो, अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन कैसे है तुमको पता होना चाहिए। हीलियम जो है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, Z2 है, तो Z2 का मतलब ये है कि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। 1 मिनट आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, मेरे पास अर्जेंट काम आया है, मैं इसको प्लीज 2 मिनट में फिल कर देती हूँ। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कैसे कैसे हो सकते हैं? देखो, हीलियम प्लस, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 2 होने का मतलब क्या, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वेयर एज लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, ठीक है, तो उसका मतलब उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हीलियम को मैंने 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बनाना है तो मुझे उसका 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखा है, हीलियम प्लस। हीलियम प्लस का मतलब क्या है कि हीलियम में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है। सिमिलरली लिथियम 2 प्लस, लिथियम 2 प्लस का क्या मतलब है, लिथियम में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं। अगर 3 में से, अगर 3 में से
2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो कितने बचे 1, तो ये भी क्या बना 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बन गया, लिथियम 2+, ओके, बेरिलियम 3+, बेरिलियम जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 4 रहते हैं, ठीक है, तो अगर उसमें से आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए देन इट विल बी ऑल्सो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ठीक है। तो उन्होंने ऐसी स्पीशीज का भी क्या पढ़ा, स्पेक्ट्रा या फिर एनर्जी लेवल्स या फिर रेडियस वगैरह सब करके देखा, तो उन्होंने एक जनरल फॉर्मूला डिराइव किया एनर्जी के लिए, ठीक है। ये मॉडिफाइड फॉर्मूला है, वो जो पहले वाला था वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए था, ये आप किसी पर भी अप्लाई कर सकते हो इंक्लूडिंग हाइड्रोजन एटम, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म थोड़ी ऐड हुई है, दैट इज योर कि एनर्जी ऑफ nth लेवल, nth इज योर प्रिंसिपल, n is your principal quantum number will be equal to -2.18 into 10⁻⁻18, ठीक है, ये वही आपका रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है। साथ में क्या लिखा है z² डिवाइड बाय n², Z is your atomic number, n is your principal quantum number, ठीक है। तो मतलब वो तो जो फॉर्मूला था वो तो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए था, ठीक है, वहां पर तो z का वैल्यू 1 हो जाता है, तो इसलिए 1/n² लिखा हुआ है उस फॉर्मूला में, देख लेना आप चाहे। यहाँ पर हालांकि दे आर ऑल्सो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बट दिस z is not 1, दिस z is not equal to 1, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 2 एंड इसका लिथियम का 3 है, वेयरएज बेरिलियम का 4 है, ठीक है, क्लियर। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। सिमिलरली रेडियस का जो फॉर्मूला है उसको भी मॉडिफाइड किया गया, दैट इज 52.9 n² ओके डिवाइड बाय z, एटॉमिक नंबर से उसको डिवाइड करना है, जो ऊपर वाली वैल्यू थी उसको z से डिवाइड कर देना है, जो ऊपर फॉर्मूला दिया गया था पिकोमीटर, क्योंकि हमने जो a नोट लिया था उसमें n² a नोट दिया हुआ था ना, Rn is equal to n² a नोट का वैल्यू क्या था 52.9, तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया 52.9 n² और डिवाइड किया उसको z से, ठीक है। तो आप ये दो फॉर्मूला याद रख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये किसी पर भी एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन पे भी, हाइड्रोजन पे Z1 हो जाएगा, ऊपर वाले फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या मतलब एक और चीज वो कहता है कि हम वेलोसिटीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, मूविंग द ऑर्बिट, क्योंकि और एक चीज बतानी थी मैंने, तो वो कहता है कि हमने ऑल्दो अभी इस टाइम सिलेबस पर आपके नहीं है ऐसा कोई वेलोसिटी का पर्टिकुलर कोई प्रिसाइज इक्वेशन, बट हमें एक चीज याद रखनी है कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, ठीक है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर इंक्रीज करना चाहिए जी, न्यूक्लियस के ऊपर। जैसे जैसे न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आपके इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा, एंड आपके जो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है वो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, मतलब ऑर्बिट्स हायर ऑर्बिट्स में जा रहा है, ठीक है, ठीक है, अगर ऑर्बिट्स हायर ऑर्बिट्स में जा रहा है तो वहां पर उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ये असर्शन रीजनिंग में अक्सर पूछ लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं। तो ये जो इन बिटवीन द लाइंस आपको देखना होता है ना, 1 मिनट में आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये है इधर लिखा हुआ कि वेलोसिटी ऑफ velocity of electron increases with the increase of positive charge on the nucleus and decreases with principal क्वांटम नंबर, ठीक है। ये दोनों लाइंस इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। अच्छा, नोट्स का तो मैं तुमको सबसे बढ़िया आइडिया यही है कि मेरे हिसाब से तो मेरे पास अभी टाइम ही नहीं निकाल पा रही हूँ, इतना हेक्टिक शेड्यूल हो रखा है कि क्या ही बताएं आपको, ठीक है, परेशान हो गए हम लोग, कहीं पिसा का वर्क है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, चल ही रहा है। कोशिश कर रही हूँ फिर भी जैसे टाइम निकलता है वैसे आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी, बट आप अगर ये इंपॉर्टेंट लाइंस को भी लिख लेते हैं मेरे हिसाब से दैट इज मच बेटर देन दोज नोट्स दैट आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है, क्लियर। क्योंकि आजकल पेपर जो होता है एकदम इन बिटवीन द लाइंस आता है, ठीक है, ओके। एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, क्लियर। तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पर कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो है कोई एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो किसी स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से किसी हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की तरफ मूव करेगा, है ना। अब्जॉर्प्शन में क्या था, मैंने बताया था ना, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ मूव करता है, और जब वो कोई एनर्जी एमिट करता है तो वो हायर से
लोअर की तरफ जाता है, ठीक है, क्लियर। तो रेडिएशन वेयर एज बता रखा है कि रेडिएशन कब एमिट होगा, जब वो हायर से लोअर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो एनर्जी गैप बिटवीन द टू ऑर्बिट्स कैन बी गिवन बाय डेली, जो हमने पहले भी किया था, है ना, जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी भी देखा था कि फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं उस रेडिएशन का, डेली बाय एच, ठीक है, डेली बाय एच करके, ठीक है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए आप, थोड़ा सा तो यहाँ पर अभी तो जैसे आपने एक पर्टिकुलर स्टेट की एनर्जी निकालनी देख ली है ना, ये वाला जो फॉर्मूला था 2.14 है ना, अभी वो आपको एनर्जी गैप निकालना सिखा रहा है, ठीक है। एनर्जी गैप कैसे निकालोगे, डेली क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट का देख लिया माइनस आर एच बाई एन एफ स्क्वायर, और दूसरे का क्या होगा, जो छोट इनिशियल लेवल होगा माइनस आर एच बाई एन आई स्क्वायर। एन आई क्या है आपका, एन आई आपका वो इनिशियल स्टेट है, इनिशियल ऑर्बिट है जहां से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू किया गया है, एंड एन एफ क्या है, एन एफ आपका फाइनल एनर्जी स्टेट है जहां तक आपका इलेक्ट्रॉन जा पा रहा है, ठीक है। इनिशियल मतलब जहां से मूव किया है उसने, फाइनल जहां पर वो पहुंचा है, ठीक है। तो अगर आपको एन आई और एन एफ का वैल्यू पता है तो डेफिनेटली आप डेली का वैल्यू बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये सारा तामझाम है किसके लिए हो रहा है, हाइड्रोजन एटम के लिए हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे z नहीं कंसीडर किया, z को 1 लिया गया है, ये जो z स्क्वायर की टर्म है ना, 1 लोगे तो 1 ही पुट हो जाएगा ना, 1 स्क्वायर मतलब 1, ठीक है। तो ये पुट कर दिया यहाँ पर, ये वैल्यू आ गई आपकी इनिशियल की एनर्जी, ये सॉरी इधर फाइनल की एनर्जी माइनस इनिशियल की। ये किसके केस में होगा बच्चे, ये एमिशन के केस में, एब्जॉर्प्शन के केस में होगा, ये होगा एब्जॉर्प्शन के केस में। जो सेकंड वाला है ये होगा आपका एमिशन के केस में, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर और आ जाओ आप नेक्स्ट वन पे, न्यू न्यू आपका क्या है, आपकी वही डेली बाय एच मैंने बताया था, तो डेली की वैल्यू पुट कर दो। डेली की वैल्यू क्या है आपकी, दिस वन 2.18 10 to the minus 18 1 upon ni square minus 1 upon nf square, ठीक है, क्लियर। तो अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज होगी मुझसे गड़बड़, मैं बता दूं, यहाँ पर कुछ नहीं किया है, यहाँ से यहाँ आते हुए सिर्फ माइनस साइन को रिमूव किया है, दोनों ये जो फॉर्मूला है एमिशन एब्जॉर्प्शन दोनों पे लग जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली दोनों के केस में जो एनएफ का वैल्यू होता है, मैं आपको इधर लिख के बताती हूँ, यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे, ऐसे तो चलेगा नहीं। ओके, जो देखो एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ब्लैक पेन करती हूँ, ओके, एब्जॉर्प्शन के केस में ये बड़ी दिक्कत है, एब्जॉर्प्शन के केस में रहेगा आपका इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम लोअर टू हायर, लोअर टू हायर, ठीक है, ओके। वेयर एज इन केस ऑफ एमिशन, एमिशन के केस में क्या होगा, एमिशन के केस में होगा इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। तो एक बात बताना कि आपका जो ये जो हो गया ना ये, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोअर टू हायर और इसमें हायर टू लोअर हो रहा है, तो यहाँ पे देखो इनिशियल जो वैल्यू होगी है ना, इनिशियल दैट इज एन आई, एन आई का वैल्यू कम होगा एन एफ से, है ना, कि वो हायर पे जा रहा है, फाइनल उसका हायर है, ठीक है। यहाँ पर वो हायर से लोअर पे जा रहा है, तो यहाँ पर एन आई की वैल्यू ज्यादा होगी एन एफ से, ठीक है, क्लियर। तो उस हिसाब से आपको साइन का थोड़ा ध्यान रखना है, माइनस प्लस कैसे चेंज होगा, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो दोनों केस में साइन चेंज होने वाला है, ये तो मैथमेटिक्स है, इतना तो कर ही लोगे, ओके। फ्रीक्वेंसी का उन्होंने बता दिया, वही डेली की वैल्यू है, उसको h से डिवाइड करना है, डेली ऊपर है 2.17 इक्वेशन में दिया गया है, डेली का वैल्यू, डेल ई का वैल्यू, एंड यू कैन डिवाइड द वैल्यू बाय h, दैट इज योर प्लैंक कांस्टेंट, करके इन्होंने दिखा भी दिया है। फाइनल उन्होंने इक्वेशन भी दे दी है आपको कि अगर आप इसे डायरेक्ट निकाल सको 3.29 इंटू 10⁻15 करके सबको सोल्व करके दिया है, 1 बाय एन आई स्क्वायर माइनस 1 बाय एन एफ स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है 2.9 ये आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगी, और ये थियोरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया है, सर्कल किया है, ये तो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि जनरल फॉर्मूला है, एंड जो 2.19 है ये आपको मतलब न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी, अगर आपको कैलकुलेट करना आ जाए तो आपको
फिर से ये सब वैल्यू पुट करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। वहाँ पर आपको जस्ट पता होना चाहिए कि इनको जो सॉल्व करके आ रहा है यहाँ पर डिवाइड करके, दैट इज 3.29 इंटू 10⁻15 एंड बस आपको आगे एन आई और एन एफ का वैल्यू क्वेश्चन से उठाना है और आंसर निकाल देना है, फ्रीक्वेंसी निकाल देनी है। ठीक है, अब देखो वेव नंबर पता है ना क्या होता है आपका 1/λ। तो 1/λ इज इक्वल टू न्यू बाय सी। ठीक है, तो न्यू बाय सी करना है। तो न्यू की वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी जो आपने ये 2.19 में निकाली या फिर ऊपर इन सर्कल में देखी थी मैंने। तो न्यू को सी से डिवाइड कर दोगे तो आपका वेव नंबर आ जाएगा, दैट इज योर न्यू बार इज योर वेव नंबर, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ये वही आप देख रहे हो, एनर्जी से फ्रीक्वेंसी निकाली है, फ्रीक्वेंसी से वेव नंबर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो करके सिंपली ये आ गया आपका 1.09667 10⁻7। ओके, एंड ये वैल्यू आपकी आ गई है। ठीक है, अब ये वही वैल्यू है। अगर आपको ध्यान हो, इनिशियली हमने जब स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे तो मैंने इसको रिडबर्ग कांस्टेंट दिया था नाम। ठीक है, हम कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू है, एक्चुअली इट्स द वैल्यू ऑफ RH बाय HC। ठीक है, ऑल्दो इट्स अ कांस्टेंट H और C, तो H प्लैंक कांस्टेंट है, C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड RH रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये उसका वैल्यू है, RH बाय HC का वैल्यू है। RH का वैल्यू तो आपको मैंने बता दिया, एग्जैक्ट होता है 2.18 इंटू 10⁻−18 जूल। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो अब ये इन्होंने देखो यहाँ पे वही वाली चीज समझाई है कि एब्जॉर्प्शन में NF इज ग्रेटर देन NI होगा, जैसा मैंने ऊपर बता दिया। वेयर इन केस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा NI बड़ा होगा NF से, है ना, क्योंकि एमिशन में हायर से लोअर पे जा रहा है, तो इनिशियल वैल्यू जो बड़ी है, जो एनर्जी स्टेट है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनिशियल का बड़ा है, क्योंकि वो हायर से लोअर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ओके, एक और पॉइंट यहाँ पर जो याद रखने लायक है कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है जो आएंगी, स्पेक्ट्रम हमने देखा एमिशन या एब्जॉर्प्शन वटेवर। ठीक है, तो इनका जो ब्राइटनेस होगा, ब्राइटनेस समझते हो ना, कितनी ब्राइट है, मतलब डिम है या ब्राइट है। ठीक है, जो ब्राइटनेस होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना नंबर ऑफ फोटॉन्स है सेम वेवलेंथ का। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का जो एब्जॉर्ब या एमिट हुआ है, मतलब हमें ये देखना पड़ेगा किसी की ब्राइटनेस देखने के लिए कि सेम फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ एक ही बात है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी उसकी वेवलेंथ भी सेम होगी। क्यों पता है ना, C इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा। तो C का वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो जिसका न्यू सेम वेवलेंथ सेम होगा उसका फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कितने नंबर ऑफ फोटोन है जिनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी सेम है, तो वो नंबर ऑफ फोटॉन्स उसकी ब्राइटनेस को डिसाइड करेंगे। अगर ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स हुए वैसे तो ऑब्वियसली ज्यादा ब्राइट होगा, कम नंबर ऑफ फोटॉन्स हुए तो कम ब्राइट होगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे वही क्वेश्चन निकालने पूछा गया, एनर्जी पूछा है, N5 से N2 की ट्रांजिशन है, हायर से लोअर की तरफ है, तो एमिशन है ना। तो आप जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए और डेली वाला वो फॉर्मूला में और आंसर निकाल लो, बहुत सिंपल है। अब इधर देखो एक चीज मैंने बताना है कि लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ऑफ बोर्ड्स मॉडल। ठीक है, एक तो पहली बात तो यही है कि तो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज तक की लिमिटेड है, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए बोहर का जो मॉडल है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसने हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए ये दिया है जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इन्होंने एक चीज नहीं बताई, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस आपने देखी ना, स्पेक्ट्रा आया हमने देखा है ना, एमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आया, ये जो स्पेक्ट्रा है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, उस सब्सटेंस को जो एब्जॉर्ब हो रहा है या लाइट को एमिट कर रहा है, जिसका हम स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे हैं, अगर हम उस सब्सटेंस को किसी पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में रख देना, तो वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं उनमें आपको स्प्लिटिंग दिखेगी, मतलब एक लाइन फर्दर और लाइंस में स्प्लिट हो जाएगी, 2 में 3 में 4 में। ठीक है, तो उसमें स्प्लिटिंग आ जाती है। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं जीमन इफेक्ट। Splittings of spectral line in the presence of magnetic field is known as जीमन इफेक्ट। ठीक है, जीमन इफेक्ट इसे कहा जाता है। ये जो इफेक्ट का इस इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दिया है, बोहर ने नहीं बताया है इसके बारे में, तो ये उनका एक लिमिटेशन है। सेकंड, अगर आप उसी सब्सटेंस को जिसका आप स्पेक्ट्रल स्टडी कर रहे हो, अभी तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, अगर मैं उसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं उस सब्सटेंस को, तो फर्दर फिर हमने फिर देखा कि वही कि फिर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखते हैं तो भी लाइंस में स्प्लिटिंग होती है। तो वो जो कंसेप्ट है कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज स्टार्क इफेक्ट।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिट होना लाइंस का कहलाता है स्टार्क इफेक्ट, एंड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इन लाइंस का स्प्लिट होना कहलाता है जीमन इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो दोनों इफेक्ट्स हैं ये बोहर के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई है, तो इसलिए ये बोहर के मॉडल की लिमिटेशन है। ठीक है, ओके। मोreover वो कहता है कि इन्होंने यहाँ पर एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म बॉन्ड्स, इसके बारे में बात नहीं कही है। जो सेकंड पॉइंट उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि क्यों कोई एटम बॉन्ड बनाता है, क्या उसकी एबिलिटी रहती है। ठीक है, जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा कि इनिशियल जो ऑक्टेट रूल वगैरह आए थे, तो वहाँ पर ऐसा कहा गया था कि हर एटम अपना ऑक्टेट फुलफिल करना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए वो बॉन्डिंग में चला जाता है। क्लियर, बट बोहर के मॉडल में एटम की बॉन्डिंग के बारे में कोई बात नहीं कही गई कि जो एटम मॉलिक्यूल्स बनाता है, कंपाउंड्स बनाता है, वो क्यों बनाता है, क्यों, क्या क्या रीजन है उसके पीछे, तो वो भी एक बोहर के मॉडल की बहुत बड़ी लिमिटेशन है। ठीक है, तो ओवरऑल मैं थोड़े से लेक्चर को सम अप कर देती हूँ। आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया है हम देख लेते हैं, हल्का सा एक फास्ट क्विक रिकैप। ठीक है, तो पहला मैंने आपको एंगुलर मोमेंटम बताया, क्योंकि हम बोहर का मॉडल पढ़ने जा रहे थे एंगुलर हाइड्रोजन एटम के लिए, तो एंगुलर मोमेंटम पढ़ना था, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो एंगुलर मोशन में होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ऑर्बिट में वो मूव करते रहते हैं, तो उनका एंगल, जब भी कोई चीज सर्कुलर मोशन में रहती है तो उसका एंगल चेंज होता है। ठीक है, एज एस ए अराउंड, जैसे जैसे वो सर्कल में मूव करता है। ठीक है, तो उसका फ्रीक्वेंसी इन्होंने डिफाइन किया, और जो डिफाइन किया गया उस फॉर्मूला को हम बोलते हैं बोहर फ्रीक्वेंसी रूल। ठीक है, फिर उन्होंने एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज कहा कि वही ऑर्बिट्स जहां पर एमबीआर का वैल्यू h/2π का कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा, वही ऑर्बिट्स आपकी अलाउड होगी, मतलब वहीं पर ट्रांजिशन होगी। ठीक है, वहीं पर इलेक्ट्रॉन आएगा, बाकी ऑर्बिट्स पर इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी बात तो हो गई। उसके बाद तीसरी बात जो कहते हैं कि n बताया उन्होंने, जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका ये बताता है कि वो कौन सी ऑर्बिट है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, वो कौन सी ऑर्बिट है। रेडियस बताया n² a0 हाइड्रोजन एटम के लिए। फिर एनर्जी बताया 2.13 इक्वेशन से आपको एनर्जी बताया, रेडबर्ग कांस्टेंट बता दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे इस नेगेटिव साइन को भी एक्सप्लेन किया है, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमें नहीं पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं है उस इलेक्ट्रॉन का क्या एनर्जी है वो हमको नहीं पता, तो हमने एज्यूम कर लिया कि उसका एनर्जी जीरो है। ठीक है, अगर उसका एनर्जी जीरो है तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है ऑब्वियसली उसकी एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन से कम है, तो उसकी एनर्जी उन्होंने नेगेटिव में कंसिडर करी। ठीक है, इट जस्ट टू मेक कैलकुलेशन इजी। ठीक है, ऐसा किसी का एनर्जी कम या ज्यादा नहीं, सॉरी जीरो नहीं होता किसी का एनर्जी। ठीक है, कम ज्यादा तो होता है। फिर बताया कि एक जनरल फॉर्मूला डिफाइन किया गया हर दूसरे एटम के, और दूसरे एटम के लिए जो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2.14 एंड 2.15 विल help 2.14 and 2.15 will give you detail about the energy and radius of the nth energy state। ठीक है, nth is your number of orbit। ठीक है, फिर चेंज इन एनर्जी बताया, फ्रीक्वेंसी बताया, फ्रीक्वेंसी से वेव नंबर फाइंड आउट करना बताया, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। एनर्जी का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का, वेव नंबर का, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, क्लियर। उसके बाद फाइनली लिमिटेशन की बात की, जिसमें हमने जेमन इफेक्ट, स्टार इफेक्ट, और ये देखा कि मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए इसको स्टडी करना थोड़ा इजी रहता है एज कम्पेयर टू, एंड ये एटम की बॉन्डिंग के बारे में बात नहीं करता। ठीक है, इसलिए ये सब बहुत की लिमिटेशन है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है ना, ये नेक्स्ट 2.5 जो टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बोहर का मॉडल जैसे इंपॉर्टेंट था ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट वरी, पढ़ते जाओ इसको बिल्कुल दिल से, और कोई टेंशन नहीं लेनी। ठीक है।